नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। बीजेपी यादवों को लेकर के एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी में बताई जा रही है। ये कदम ऐसा होगा जो पूरे देश भर में यादवों को एक स्ट्रांग मैसेज देगा और ये गलतफहमी दूर होगी कि बीजेपी यादवों को उतना प्रायोरिटी पे नहीं रखती है, या यूं कह लें M+Y का जो कॉम्बिनेशन है मुस्लिम प्लस यादव, उससे बीजेपी अपने आप को दूर रखती है। इस धारणा को बीजेपी तोड़ने की छटपटाहट में है, कवायद कर रही है। और यही जो बीजेपी के नए अवतार की बात सामने आ रही है कि बीजेपी अपने भीतर कुछ मूलभूत रीसेट करेगी। रीसेट का मतलब है कुछ मूलभूत चीज़ों को फिर से सेट करेगी। उसमें एक बड़ा पहलू होगा यादवों को लेकर के। अब बीजेपी की दुविधा क्या है ये आप समझिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि बीजेपी ऐसा क्या कर सकती है मैं कह रहा हूं, क्योंकि बीजेपी के बारे में ये कहना कि वो क्या करने जा रही है ये थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही अनुमान लगाना हो जाएगा। क्योंकि बीजेपी में जब से 2014 के बाद की बीजेपी की बात करें, यहाँ पर आप निश्चित तौर पर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि अगला कदम क्या होगा। उसकी वजह है कि बहुत ही सेंट्रलाइज सिस्टम हो गया है। नीचे खबरें तब आती हैं जब वो खबरें एक दो पायदान आगे बढ़ चुकी होती, इसलिए ये कंफर्मेशन के साथ कहना कि एग्जैक्ट वो क्या करेगी ये अलग है, लेकिन संकेत 100% सामने आते हैं। संकेत ये सामने आते हैं कि क्या कवायद चल रही, इस बात के संकेत सामने आते हैं। उस कवायद की शक्ल क्या होगी उसके बारे में आप ठीक अनुमान नहीं लगा सकते हैं, इसको कहने में कोई संकोच नहीं है। लेकिन मुद्दा यह है कि वो संकेत क्या है जो सबको चौंका रहा है, और यादवों को लेकर के बीजेपी ऐसा क्यों सोच रही है इस समय। देखिए, एक तो बिहार में अभी चुनाव है और बिहार का चुनाव बीजेपी के लिए एक बड़ी अग्नि परीक्षा है, और उसके बाद 2027 की शुरुआत में यूपी में चुनाव होंगे, और इन दोनों जगहों पर यादवों की ठीक ठाक आबादी है। बीजेपी ने ये एक्सपेरिमेंट पहले भी कर रखा है, ऐसा नहीं कोई नया एक्सपेरिमेंट होने जा रहा, बस इस बार इसकी शक्ल बताया जा रहा कुछ अलग होगी। पहले भी बीजेपी ने यादवों को एक प्रतिनिधित्व देने की कोशिश भी की और एक मैसेज भी दिया है कि यादवों को वो एकोमोडेट करने को पूरी तरह से तैयार है, और यादवों में ये मैसेज जाना चाहिए कि वो उनकी विरोधी नहीं है। आप भूपेंद्र यादव से शुरू कीजिए। भूपेंद्र यादव बीजेपी का एक जाना पहचाना चेहरा है। भूपेंद्र यादव इसमें वर्तमान में पर्यावरण मंत्री हैं, और बड़ी बात यह भी है कि वन, पर्यावरण, क्लाइमेट के साथ साथ में 2014 से ही वो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। देखिए, 2014 से मैं कह रहा हूँ, यानी कि बीजेपी में ये चर्निंग चल रही है पहले से, लेकिन इस चर्निंग की एक नई शक्ल आने जा रही है। भूपेंद्र यादव कई बड़े चुनाव के, बिहार हो, वो महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, लोकसभा हो, यूपी में भी काफ़ी उन्होंने अहम योगदान दिया है। उनको पार्टी के भीतर एक महत्वपूर्ण नीति निर्धारण का पिलर समझा जाता है और पूरी वरीयता दी जाती है। तो आपको एक नाम बताया मैंने भूपेंद्र यादव का, दूसरा मोहन यादव का नाम आप लोग जानते होंगे। बीजेपी ने चौंका दिया मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना करके, एक बड़ा मैसेज वो भी था। देखिए, ये सारे मैसेज ग्रेजुअल प्रोसेस में दिए जाते हैं, अचानक से नहीं होता है कि बीजेपी एक साथ 25-26 यादवों को बड़ी जगह दे करके कोई ऐसा मैसेज देगी, चूंकि बैलेंस दूसरी जातियों को भी करना है। धीरे से, बहुत ही साटिल तरीके से मैसेज दिया जाता है ताकि जहां देना वहां पहुंच जाए और दूसरी जातियां ऑफेंड ना होने पाए। ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीजेपी ओबीसी की जब पॉलिटिक्स करती है तो उसमें महत्वपूर्ण ये भी होता है कि यादव, कुर्मी, इन सशक्त ओबीसी की जातियों को मैसेज दिया जाए, और साथ में जो ओबीसी की पिछड़ी जातियां हैं, निषाद हो गए, राजभर हो गए, शाक्य, सैनी, इस तरह की तो प्रजापति और जो जातियां हैं उन तक भी ये मैसेज जाए शाक्य की, वो बीजेपी उनका भी पूरा रिप्रेजेंटेशन देने की कवायद कर रही है, और ये कहीं से कोई विभेद नहीं है। तो मैंने आपको नाम बताया मोहन यादव का। अब एक और बड़ा नाम देखिए, सुधा यादव। सुधा यादव को जिस तरह से इस पूरे सेटअप में उनको महत्वपूर्ण ओहदा दिया गया, वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। सुधा यादव हरियाणा के रेवाड़ी की रहने वाली हैं। उनके पति साल 1999 में कारगिल की लड़ाई में शहीद हो गए थे, जो बीएसएफ के कमांडेंट थे। और उसके बाद जब वो पहला चुनाव लड़ी हैं हरियाणा से लोकसभा का, तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहम भूमिका थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस दिनों हरियाणा का उनके पास जिम्मेदारी हुआ करती थी, और उन्होंने बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी सुधा यादव को चुनाव के लिए तैयार करने पर। उसके बाद सुधा यादव ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। वो इस समय बीजेपी का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड, और साथ में जो केंद्रीय चुनाव समिति है, दोनों का हिस्सा है। इनकी बेहद ही महत्वपूर्ण पद पर सुधा यादव हैं। ये भी एक मैसेजिंग है। राव इंद्रजीत सिंह को कौन नहीं जानता है, हरियाणा के कद्दावर नेता, यादव समाज से आते हैं, और 6 बार के सांसद। वो पिछली बार ही मंत्री थे, इस बार भी मंत्री हैं। और बड़ी बात क्या है, उनकी बेटी
आरती राव जो हैं वो हरियाणा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं। आप लगातार देखिए मैसेजिंग किस तरह से हो रही यादवों को लेकर के, और अब बीजेपी क्या करने जा रही है ये भी मैं आपको बताऊंगा, वो जानना बहुत ही दिलचस्प होगा। तो मैंने अभी राव इंद्रजीत सिंह का नाम लिया, सुधा यादव का नाम लिया, मोहन यादव का नाम लिया, भूपेंद्र यादव का नाम लिया, हंसराज गंगाराम अहीर, उनको कौन नहीं जानता है, महाराष्ट्र के कद्दावर नेता, उनको राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का चेयरमैन बनाया हुआ है, वो भी यादव समाज से ही आते हैं। तो महाराष्ट्र से लेकर के देखिए आप गिनते जाइए, महाराष्ट्र हो गया, हंसराम गंगाराम अहीर हो गए, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, भूपेंद्र यादव हो गए, मध्य प्रदेश हो गया, मोहन यादव हो गए, हरियाणा हो गया, हरियाणा में सुधा यादव हो गई, बिहार नित्यानंद राय को बहुत ही महत्वपूर्ण पदों पर बीजेपी ने उनको बहुत ही महत्वपूर्ण पद दिए हैं, और वो केंद्रीय मंत्रिमंडल का भी हिस्सा रहे हैं, और एक अहम भूमिका उनकी हमेशा रही, नित्यानंद राय ये बीजेपी से। और यूपी में अभी हाल ही में अपर्णा यादव को जिस तरह से एकोमोडेट किया गया, अपर्णा यादव को बीजेपी में लाने के बाद लंबे समय तक उनके पास कुछ था नहीं, फिर उसके अभी कुछ समय पहले की बात है उनको यूपी में महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया। ये आपने एक भूमिका समझ लिया, इसके आगे समझिए क्या होने जा रहा है। जानकारी ये कहती है कि बीजेपी एक और बड़ा पद किसी यादव को देने की तैयारी में है, बिहार और यूपी दोनों के चुनाव के मद्देनजर। अब ये पद क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष का होगा, ये सवाल है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, इसमें कंफर्मेशन नहीं कहा जा सकता कि ये होने जा रहा है। ये ऐसा इस सेटअप में, इस सरकार में अनुमान लगाना भी नहीं चाहिए कि भूपेंद्र यादव अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, लेकिन इस पर बातें की जा सकती हैं कि अगर उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है तो ये कितनी बड़ी मैसेजिंग होगी। देखिए भूपेंद्र यादव बहुत ही विश्वस्त हैं, और एग्जैक्टली उनके काम करने की जो शैली है वो इस सेटअप से मेल खाती है। वो उतना ही बोलते हैं जितना आवश्यकता होती है, संगठन में एकदम घुले मिले हैं, उनके काम करने की शैली जो है वो 24/7 मानी जाती है, परफॉर्मेंस उनका ज़बरदस्त रहा है। जो उनको असाइनमेंट दिए गए हैं भूपेंद्र यादव ने बहुत अच्छे से निभाया, बड़े अच्छे नतीजे दिए हैं, और जो उनका एक्टिव रोल है, जिस तरह से वो संपर्क में रहते हैं संगठन के, जिस तरह से वो फैसले लेते हैं बिना शोर मचाए हुए, ये सारा बीजेपी की शैली को मेल खाता है। तो भूपेंद्र यादव एक बड़ी चॉइस है, और एक बहुत ही बड़ा मैसेज ये दिया जाएगा अगर भूपेंद्र यादव को बीजेपी बनाती है। या मैंने एक नाम दिया भूपेंद्र यादव में, और आपको खुल के बता रहा हूं कि इसके अलावा भी मैसेज देने के तमाम तरीके हैं। उपराष्ट्रपति पर अभी चुनाव होने जा रहा है जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद, और भी तमाम सारी चीज़ें हैं अभी बीजेपी की झोली में। और यादव को ये मैसेज देने के पीछे मैंने आपको बताया, यूपी की हम बात करें 2027 में है यूपी में शुरुआत में चुनाव, वहाँ पर टोटल जो है ओबीसी की आबादी उसमें 20% यादव हैं। बिहार में सबको पता है कि यादव ड्राइव करते हैं ओबीसी की पूरी आबादी को। तो ये बीजेपी को इस चंक को अपनी ओर लेना है। और समस्या क्या हुई है, समस्या खासतौर पर यूपी में हुई है। यूपी में जिस तरह से यादवों को लेकर के खासतौर पर योगी आदित्यनाथ की सरकार में जिस तरह से बातें सामने रखी गई, जिस तरह का बिहेव हुआ है, वो थोड़ा उसने यादवों को एकजुट किया है अखिलेश यादव के समर्थन में। जैसे कि अभी जब गोमती नगर में एक घटना गई थी, एक महिला से साथ में दुर्व्यवहार की, छेड़छाड़ की, उस समय योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा से कहा था कि ये 2 नाम लिए थे, उसमें कई नाम थे, 1 दर्जन से ज़्यादा आरोपियों के नाम थे, लेकिन 2 ही नाम पढ़े थे, एक मुस्लिम का एक यादव का, और उसको एक सद्भावना ट्रेन की बात कही थी, यानी कि इशारा था समाजवादी पार्टी के जो मुस्लिम यादव है उन दोनों को सामने रख दिया था कि यही शामिल थे, बाकी नाम नहीं लिए थे। इस तरह की कई सारी चीज़ें हो चुकी हैं जिसने परेशान किया है बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को कि मैसेज खराब हो रहा है। वो मैसेज खराब करना बिल्कुल नहीं चाहते। और एक बात मैं आपको और बता दूं, जो महत्वपूर्ण चीज़ होने जा रही है वो है कृष्ण जन्मभूमि परिसर का, उस पूरे आंदोलन का एक बड़ा स्वरूप सामने लाने की तैयारी, वो भी एक बड़ा मैसेज होगा। उसके लिए भी बाकायदा प्लान से वहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। जिस तरह से अयोध्या में हुआ, जिस तरह से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हुआ, ऐसा ही कुछ विराट करने की योजना वहाँ भी क्रियान्वित करने की पूरी तैयारी चल रही है। मथुरा में वो भी एक बड़ा संदेश होने जा रहा है। तो ये सारी बातों को आप जोड़ लीजिए और इससे आप ये समझ सकते हैं कि यादवों को एक बड़ा संदेश देने की कवायद है। बीजेपी ये चाह रही है कि ये वोट बैंक उससे छूटे ना, ये वोट बैंक उससे रूठे ना। और जिस तरह से आपको ये भी याद होगा कि मुलायम सिंह यादव को जिस तरह से बीजेपी ने पद्म विभूषण से नवाजा, उनका सम्मान किया, बीजेपी का आज की तारीख में कोई भी नेता उन पर ऐसी टिप्पणी नहीं करता है जो किसी को आहत करे, उल्टा सम्मान की भाषा में बात करता है बीजेपी का हर नेता। ये भी मैसेज यादवों को ही संदेश देने की है। तो एक बड़ी कवायद शुरू हो रही है और इस कवायद के बीजेपी को लगता है कि अगर इसमें जोर लगाया जाए
तो इसके भी चौंकाने वाले नतीजे सामने आ सकते हैं, क्योंकि वो अखिलेश यादव को यही घेरती आई कि अखिलेश यादव में क्या है, सारे परिवार के ही तो यादव आगे बढ़ रहे हैं, और कौन बढ़ रहा है? अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, अक्षय यादव, आदित्य यादव, धर्मेंद्र यादव, बाहर का कौन सा यादव है? अखिलेश यादव के लिए तो यादव का मतलब उनका अपना परिवार। ये बीजेपी की लाइन ऑफ थिंकिंग है, इसको और जनता के बीच में प्रमोट करने की पूरी कवायद में है, और बीजेपी एक बड़ा यादव फैक्टर खेलने की तैयारी कर रही है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।